हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हमारी जो पॉलिटी की जो पार्लियामेंट सेक्शन चल रहा था, उस पार्लियामेंट सेक्शन का आज फोर्थ पार्ट है। और इस फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि स्पीकर्स आते हैं, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आते हैं। और इसी के साथ ही इसी में ही पैनल ऑफ चेयरमैन और पैनल ऑफ स्पीकर भी होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, उससे क्वेश्चन आता है, स्पीकर प्रोटेम स्पीकर पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो प्रिसाइड करते हैं पूरे पार्लियामेंट को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के थ्रू हम उस चीज को कंप्लीट करेंगे। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर पॉलिटी लेक्चर, सॉरी पार्लियामेंट का ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, और दो पार्ट अभी और आएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि दो पार्ट जो अभी आने वाले हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग सेशंस को डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट के सेशंस कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, फिर मोशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है उसमें, ठीक है, और ये दो पार्ट तो इसी में ही होंगे। ठीक है, इसमें और इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा मनी बिल, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो जो फिफ्थ पार्ट होगा उसमें हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। और मनी बिल से क्वेश्चन हमेशा आता है और मोशन से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जो सिक्स्थ पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग राज्यसभा और लोकसभा का कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, लोकसभा का कंपैरिजन पढ़ेंगे। और आपको फिर बाद में पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, उन कमिटीज का भी हम क्या करेंगे, डिटेल में देंगे। तो सिक्स पार्ट में ये होगा। और देन उसके बाद हमारी क्या होगी, पॉलिटी में जो पार्लियामेंट सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए इतने टाइम सिक्स सिक्स वीडियो अलग से लगी हैं और सारी वीडियो 30-30 मिनट की हैं। ठीक है, तो इतना ही में हो जाएगा। अब ये तो हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। तो ये पार्ट तो हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। तो सिक्स पार्ट में हम करेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा, फिर इसी के बाद दो पार्ट ये होंगे। पार्लियामेंट के दो पार्ट हमारे क्या होंगे, दूसरे पार्ट में क्या होगा, हमारा पंचायत होगा एक एक वीडियो, और एक वीडियो होगी गवर्नर पे। और देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारी पॉलिटी खत्म। मतलब 2+2 4 वीडियोस और आएंगी, पॉलिटी खत्म। ठीक, ये होगा। अब पार्लियामेंट मैंने करा दिया है, तो इट्स योर ओन ड्यूटी कि आप स्टेट लेजिस्लेचर को भी कर लो। वैसे तो मैं जो पीवाईक्यू एज में जब पीवाईक्यूज करवाऊंगा, तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर के जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है मैं वहां कवर करा दूंगा, वो बात ठीक है। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट मैंने पढ़ा दिया है, तो सेम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स वहां स्टेट लेजिस्लेचर में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके पास बुक हो तो आप स्टेट लेजिस्लेचर को भी एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वही सारी टर्म, वही सारी चीजें आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगी। बस खाली नाम चेंज होता है। जैसे वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे तो स्पीकर ही होगा, लेकिन वो लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा, उसकी भी यही सारी ड्यूटीज होंगी। बस खाली आर्टिकल बदल जाएगा, थोड़े से टर्म बदल जाएंगे, बस खाली सारी चीजें यही होंगी। तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर आपको कर लेना है। गवर्नर यस मैं करा दूंगा, ठीक है, और पंचायत वाला करा दूंगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपकी पॉलिटी फिनिश। बचेगा क्या, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको हम क्या करेंगे, एग्जाम के टाइम पे मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा। ठीक है, 2 पेज का चार्ट होगा, वो चार्ट से ही आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। तो वो कुछ नहीं है, वो एग्जाम के टाइम वाला काम है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको तो हम एग्जाम के टाइम पे कर लेंगे। तो पॉलिटी फिनिश। इसके बाद हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी वाला पार्ट। सॉरी, ज्योग्राफी तो हमारी चली रही है, इंडियन ज्योग्राफी चली रही है, हमारी फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, अब क्लाइमेटोलॉजी की आज एक वीडियो मिल जाएगी आपको, आज या कल तक एक वीडियो आ जाएगी। ऐसे धीरे धीरे स्मूथली चलती रहेगी। इसके बाद जैसे ही पॉलिटी इस वीक खत्म होगी, इसी वीक खत्म हो जाएगी, हम तुरंत फिर इकोनॉमिक्स शुरू कर देंगे। ठीक है, और वी विल ट्राई कि इकोनॉमिक्स हम इधर खत्म कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वो ऑफिसर होता है जो पार्लियामेंट को क्या करता है, प्रिसाइड करता है। मतलब पार्लियामेंट को क्या कर रहा है, प्रिसाइड कर रहा है। प्रिसाइड का मतलब क्या होता है कि भाई उनको, उनके पूरे पार्लियामेंट के पूरे काम को, मतलब जब पार्लियामेंट की जब सेशंस होते हैं तो उन सेशंस को हेड कौन करता है, लीड कौन करता है, तो वो लीड करेंगे भाई प्रिसाइड। मतलब प्रिसाइड कौन करेंगे, तो प्रिसाइड करेंगे पार्लियामेंट में। कौन कौन करेगा, लोकसभा में कौन करेंगे, लोकसभा में करेंगे स्पीकर। राज्यसभा में कौन करेंगे, राज्यसभा में करेंगे चेयरमैन। ठीक,
और अगर स्पीकर नहीं है तो फिर कौन करेगा? अगर स्पीकर नहीं है तो फिर डीवाई स्पीकर करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर। अगर चेयरमैन नहीं है राज्यसभा में तो कौन प्रिसाइड करेंगे? तो फिर प्रिसाइड करेंगे डीवाई चेयरमैन। ठीक है, दोनों ही नहीं है, मैं आपको ओवरथ्रू दे रहा हूं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं। दोनों ही नहीं है तो फिर आपको क्या करना है? अगर दोनों ही नहीं है तो फिर जो पैनल होता है, पैनल ऑफ स्पीकर्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा। जो पैनल ऑफ स्पीकर होगा उनमें से 10 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम। इन 10 मेंबर्स में से कोई एक मेंबर प्रिसाइड करेगा इन दोनों के एब्सेंट में। ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी होगा, पैनल ऑफ चेयरमैन। ठीक, पैनल ऑफ चेयरमैन प्रिसाइड करेगा इन दोनों के एब्सेंट में, चेयरमैन और डीवाई चेयरमैन के एब्सेंट में। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो चलता है। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर क्या तो क्या होता है वो आपको आगे दिख जाएगा। जो लोग नए हैं वो मैं बता दूं कि दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ फ्री विद बैच फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। ठीक है, और इसके पिछले पार्ट हमारी वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे पार्ट दिख जाएंगे। ठीक है, पता नहीं ये क्या है। लेट्स बिगिन, करते हैं इसे एज इट इज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो क्या करता है? ओवरसी करता है, मतलब देखता है एंड रेगुलेट करता है। मैंने बताया ना, रेगुलेट करता है, मैनेज करते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। हाउस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, इवन जो हाउस की जो सारी पार्लियामेंट की जो कमिटीज होती हैं उनको कैसे काम कर रही हैं, उनको सारा फॉर्म करना, ये सब चीजें कौन देखता है? हाउस का हर एक काम को मैनेज जो करता है, लीड करता है, वो कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, याद रहेगा। अब आपको क्या देखना है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है इसमें दो हाउस हैं, आपको पता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक, ये दो हाउस हैं, दोनों हाउस के अलग अलग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। मैंने ये भी यहीं पे आपको बता दिया था। यहाँ पे मैंने जो अभी डायग्राम बनाया, फ्लो चार्ट बनाया था, तो मैंने उसमें बता दिया था कि लोकसभा का ये होगा, राज्यसभा का ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें थी। ठीक, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब हम लोकसभा का देखेंगे कौन होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का क्या है? स्पीकर है। इंक्लूड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एकदम लेमन लग रहा होगा आपको जब मैंने वो फ्लो चार्ट बता दिया है। नहीं समझ में आया, एक बार धीरे से करके देख लीजिए, दोबारा रिवाइंड करके। एडिशनली द लोकसभा ऑल्सो हैज द, लोकसभा में ऑल्सो क्या है? पैनल ऑफ द चेयरपर्सन। लोकसभा में क्या है? पैनल ऑफ द चेयरपर्सन। जस्ट अ मिनट। पैनल ऑफ द चेयरपर्सन, पैनल ऑफ द चेयरपर्सन, जस्ट अ मिनट। हाँ, पैनल ऑफ द चेयरपर्सन इन द लोकसभा, पैनल ऑफ द चेयरपर्सन लोकसभा को। और इसमें क्या होगा? एनी मेंबर ऑफ विच अज्यूम द रोल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द एब्सेंस। याद रखिएगा एक टर्म, एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ बोथ। कौन बोथ? स्पीकर और डीवाई स्पीकर। जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही लोकसभा के नहीं है तो क्या होगा? तो इन जो पैनल, 10 लोगों का पैनल है चेयरपर्सन का लोकसभा में, इनमें से कोई एक प्रिसाइड करेगा, इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, की पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उसकी कंटिन्यूटी रहे। ठीक है, तो एब्सेंस में होगा। एक चीज याद रखिएगा, एब्सेंस में होगा, लेकिन ऑफिस वैकेंट होने पे नहीं होगा। मतलब अगर दोनों ही ऑफिस वैकेंट है, मतलब स्पीकर लोकसभा का और डीवाई स्पीकर, अगर दोनों ही ऑफिस वैकेंट हैं तो क्या होगा? तो ये जो 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर से कोई भी प्रिसाइड नहीं कर सकता है। फिर तुरंत इनको फिर क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन कराना पड़ेगा स्पीकर के हाउस के लिए, मतलब स्पीकर के लिए इलेक्शन कराना पड़ेगा। देन वो जो नया स्पीकर आएगा वो क्या करेगा? वो प्रिसाइड करेगा। ठीक है, एब्सेंस में कर सकते हैं, मतलब एब्सेंस मतलब समझ रहे हो ना, अगर वो कहीं बाहर गए हैं, नहीं आए हैं, या मान लीजिए वही लीव पे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑफिस वैकेंट ही हो गया है, मतलब रिजाइन ही कर दिया या उनको हटा दिया गया है, या किसी भी तरीके से उन्होंने वो ऑफिस वैकेंट हो गया है, तब नहीं कर सकते हैं। और कौन से ऑफिस? दोनों ही ऑफिस अगर वैकेंट हैं, इस केस में नहीं हो सकता। तो याद रखिए, एब्सेंस के केस में अलो है, लेकिन वैकेंट के केस में अलो नहीं है। ठीक है, ये लूप है, ये ट्रैप है जो एग्जामिनर आपके सामने रख सकता है। ठीक है, कि जो पैनल है वो
एब्सेंस वैकेंट के केस में भी क्या कर सकता है, प्रिसाइड कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज यहां से उठ के आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा आपसे बोल रहे हैं कि भाई, दूसरा कह रहे हैं कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, स्पीकर क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोअर हाउस के, लोअर हाउस तो पार्लियामेंट का वही स्पीकर, लोकसभा ही है। और अब स्पीकर के बारे में ही बता रहे हैं कि भाई स्पीकर कौन है, कैसे है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। एंड स्पीकर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सेरेमोनियल हेड ऑफ द लोकसभा। मैंने बताया ना कि संवैधानिक हेड है वो लोकसभा का। कैसा हेड है, संवैधानिक हेड है लोकसभा का, ठीक है। और सेरेमोनियल हेड भी लोकसभा का है, ठीक है। तो लोकसभा की सारी चीजें वही मैनेज करता है, ठीक है। स्पीकर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑर्डर, डेकोरम एंड इन द हाउस एंड कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड इंश्योरिंग दैट द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज कैरिड आउट स्मूथली। ये चीज इंश्योर करना कि लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो, ये चीज करना। अब आगे इलेक्शन, भाई स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, तो ये चीज आपको ध्यान ध्यान देने की जरूरत है। सॉरी, ये चीज आपको देखने की जरूरत है कि भाई इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो इलेक्शन स्पीकर का कैसे हो रहा है, तो इलेक्शन करने के लिए क्या है, ये चीज बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि इलेक्शन कैसे है, कि ये इलेक्टेड हैं। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा, इसकी जगह पे इलेक्टेड की जगह लिख देगा सिलेक्टेड। यहीं से तो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं ना, सिलेक्टेड लिख देगा कि सिलेक्टेड है, तो नहीं, आपको याद रखना है कि सिलेक्टेड नहीं है, ही इज, ही और शी विल बी इलेक्टेड। इनको इलेक्ट किया जाएगा, कहां से इलेक्ट किया जाएगा, तो ही विल बी इलेक्टेड अमंग इट्स मेंबर्स। कहां से, अमंग इट्स मेंबर्स, अमंग इट्स मेंबर्स के बीच से ही इलेक्ट होंगे। मतलब मान लीजिए 500 मेंबर्स हैं लोकसभा के, नए इलेक्ट होकर के आए, तो इन 500 में से जो भी पार्टी जीत के आएगी वो अलग अलग पार्टी अपने नॉमिनेट करेगी भाई कि हमारी तरफ से ये मेंबर स्पीकर के पद के लिए है, ठीक है। अदर मेंबर उसको वोट करेंगे उसकी पोजीशंस के लिए, उसकी इस पोस्ट के लिए, और जो जीत जाएगा तो वो स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्शन के थ्रू ही होता है, सिलेक्शन के थ्रू नहीं होता है, ना नॉमिनेशन के थ्रू होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एंड दिस मीन्स ओनली सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा आर एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल, जो सिटिंग मेंबर्स हैं वही इलेक्ट हो सकते हैं। एंड डेट ऑफ द इलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन फिक्स करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। कौन फिक्स करता है डेट ऑफ द इलेक्शन, कि इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। और ये इलेक्टेड होते हैं, ये पॉइंट आपका करना है। एंड डेट इज द किप्ट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा। मतलब डेट इज किप्ट एज सून एज आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा, मतलब जैसे ही फर्स्ट सिटिंग लोकसभा की होती है वैसे ही तुरंत डेट फिक्स की जाती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब टेन्योर की बात होगी कि भाई इनका टेन्योर कैसा है स्पीकर का, तो वेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व, इनके इस टेन्योर को याद रखना कि लोकसभा मान लीजिए डिसॉल्व हो गई, उसके 5 साल हो गए, टेन्योर पूरा हो गया तो डिसॉल्व हो गई, क्योंकि 5 साल पूरा होने के बाद हमने देखा था कि परमानेंट हाउस नहीं है वो, टेम्परेरी हाउस है, तो 5 साल पूरे होने पे वो डिसॉल्व हो जाएगी, सॉरी, वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर वो डिसॉल्व हो गई, ठीक, तो इसके बाद क्या होगा, क्या स्पीकर जो होगा हाउस का, क्या वो भी हट जाएगा, नहीं। 5 साल पूरे होने के बाद जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब भी जो स्पीकर होता है वो रिजाइन नहीं करता है, मतलब वो नहीं हटता है, वो स्पीकर नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि अभी उसे बहुत से काम करने हैं, ठीक है, उसे अभी बहुत से काम करने हैं। वो तब तक रहता है जब तक, ये स्पीकर तब तक रहेगा जब तक हाउस की, ये जो अभी न्यूली इलेक्टेड हाउस जो आता है उसकी फर्स्ट मीटिंग तक क्या रहेगा, फर्स्ट मीटिंग तक इस पोस्ट पे रहेगा। न्यूली इलेक्टेड जो लोकसभा आएगी, ये लोकसभा तो चली गई, दूसरी लोकसभा जो इलेक्ट होकर के आएगी, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होगी, वो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा जब इलेक्ट होकर के आएगी, उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी, उस फर्स्ट मीटिंग तक ये रहेगा, ठीक है। मतलब पुरानी लोकसभा के जाने और नई लोकसभा के आने के बीच तक रहता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो लोकसभा डिसॉल्व वेन एवर लोकसभा इज डिसॉल्व द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज नॉट वैकेंट हिज ऑफिस। मैंने बोला ना, अपने ऑफिस को वैकेंट नहीं करेगा एंड कंटिन्यू रहेगा टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट। कब तक, जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट नहीं करती है। पहली इलेक्टेड जो लोकसभा, जब नई नई इलेक्टेड लोकसभा आएगी उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी तक वो डिसाइड करेगा, ठीक है, ये याद रखेगा। हाउएवर
हाउएवर मतलब रिजॉल्व होने पे, ये तो उनका टेन्योर पूरा होने पे बात हो रही है, लेकिन वो अपने ऑफिस को तब भी वैकेंट कर सकता है इन 3 केसेस में। वो 3 केसेस क्या क्या हैं कि अगर सीज टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर इन्हें लोकसभा की मेंबरशिप इनकी चली जाए, मान लीजिए इन्होंने कुछ ऐसा केस कर दिया, जैसे मैंने डिस्क्वालिफिकेशन किसी में लोक एमपी की डिस्क्वालिफिकेशंस की मैंने आपको वीडियो बताई थी ना, तो वो जो पर्टिकुलरली डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रोविजंस थे, अगर उनमें से कोई प्रोविजंस ये अगर पूरा किए इन्होंने, मतलब उसमें से किसी प्रोविजंस को ये वायलेट कर दिए, तो लोग तो इनकी एमपी की जो मेंबरशिप है, ये मेंबरशिप चली जाएगी। अगर मेंबर ही नहीं रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं रहेंगे, तो ये स्पीकर क्या रहेंगे, खाक। तो फिर ये नहीं होगा ना। और अगर या फिर ये रिजाइन कर दें, और रिजिग्नेशन किसको देंगे, तो रिजिग्नेशन राइट करेंगे डिप्टी स्पीकर को करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। डिप्टी स्पीकर को रिजाइन देंगे, ठीक है, किसको देंगे, डिप्टी स्पीकर को देंगे। और he she removed by the resolution passed by the majority of all of them member of the लोक सभा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब कैसे इनको रिमूव किया जाएगा, तो इनको रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक, मेजोरिटी ऑफ द ऑल द मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उनकी मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से। फिर उसके बाद द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा। अब मान लीजिए ये मेजोरिटी जो ये आपका अभी ये पूरा प्रोसेस मैं यहाँ बताऊंगा आपको, ठीक है, ये रिमूवल जो स्पीकर का लोकसभा का पूरा प्रोसेस होता है बताऊंगा, ठीक है। अब इनका ये रेजोल्यूशन पास अगर हो गया मेजोरिटी से लोकसभा में, इफेक्टिव मेजोरिटी से, तो अब रेजोल्यूशन तो इनका कंसाइडरेशन में है, तो आप कहोगे कि भाई प्रिसाइड कौन करेगा हाउस को, तो डिप्टी स्पीकर करेगा। मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी, उसका भी रेजोल्यूशन है, तो क्या होगा, तो दोनों में से कोई भी अगर जिसके अगेंस्ट में रिमूवल रेजोल्यूशन कंसाइडर में है हाउस में, तो ये लोग ऑफिस तो अज्यूम करेंगे, लेकिन ये डजंट मेक एंड सब्सक्राइब टू एनी सेपरेट ओथ और अफर्मेशन। रुको, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफिस डजंट मेक टू एनी, हाँ, इसका बहुत क्लियर है। ये चीज, एक चीज ये यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे वो पॉइंट दिया नहीं गया है, मैं आपको बताता हूँ। कलर चेंज करते हैं पहले, हाँ, ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब ये अपना ऑफिस शायद नीचे लिखा होगा, यहाँ पे दिया गया है, however he can speak, हाँ यहाँ दिया गया है, रिमूवल वाले में दिया गया है कि भाई जब इनका whenever the resolution for removal of the लोकसभा के स्पीकर का, डीवाई स्पीकर का अंडर कंसाइडरेशन में होता है, देन ही कैन नॉट प्रिसाइड, मतलब ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं मीटिंग को, ठीक है, सिटिंग ऑफ द लोकसभा। दो, हालांकि ऑल्सो प्रेजेंट हो सकते हैं हाउस में, ये हाउस में प्रेजेंट होंगे, कैसे प्रेजेंट होंगे, एज अ एमपी। और जब ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये जो इनकी हाउस में वो मीटिंग होगी, प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज अ एमपी मीटिंग में सिट हो सकते हैं लोकसभा की, और साथ में वोट कर सकते हैं, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं, इनका नहीं होगा, फर्स्ट इंस्टेंस में ये वोट करेंगे, इनका वोट जो केस ऑफ इक्वालिटी होता है उसमें नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। केस ऑफ इक्वालिटी वोट क्या होता है, मैंने आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में किसी भी बिल को पास करना है, अब 200 लोगों ने, अज्यूम कीजिए, इधर फेवर में वोट दे दिया, 200 लोगों ने इन फेवर में दे दिया, ठीक, इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो गई, ठीक। अब स्पीकर को क्या करना है, स्पीकर का भी वोट होगा, स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं देगा, बाकी सब क्या कर रहे हैं, बाकी सब फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग कर रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोटिंग कर रहे हैं। ये लोग देखिए फर्स्ट इंस्टेंस में फेवर और इन फेवर में वोटिंग कर दे रहे हैं, लेकिन स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं करेगा, वो इक्वालिटी के केस में वोटिंग करेगा। मतलब वो करेगा क्या, वो अब वोटिंग करेगा, और उसकी वोटिंग वो जिस तरफ करेगा, वो अगर फेवर कहेगा, मान लीजिए उसने फेवर की तरफ एक वोट कर दिया, तो उसका एक वोट जुड़ गया, 201 वाले जीत गए मेजोरिटी से, ठीक, तो वो इक्वालिटी के केस में वोट डालेगा, ठीक है, जहां पे केस ऑफ इक्वालिटी वोट्स होगी, ठीक है, इस केस में आएगा। अब जब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो ये आपका लोकसभा के स्पीकर हैं, अगर उनके उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन अगर अंडर कंसाइडरेशन होगा, उस कंसाइडरेशन के समय में वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही केवल वोट डाल सकते हैं, मतलब पहले इंस्टेंस में ही वोट डाल सकते हैं, वो केस ऑफ इक्वालिटी में वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, ये बात रखिएगा। यही बात इन 2 पॉइंट में कही है जो मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा था, ठीक है, इस पॉइंट, इसको एरो को लगा करके, ठीक है। बाकी ये जो बात कही गई है, इसमें बहुत सिंपल सी बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का या डिप्टी स्पीकर होता है,
वो अपनी ऑफिस तो अज्यूम करते हैं, लेकिन वो कोई ओथ एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको कोई सेपरेट ओथ एंड अफर्मेशन नहीं लगाई जाती है। वो ओथ जो एमपी की लेते हैं वही एमपी वाली ओथ इनकी चलती है, सेपरेट कोई स्पीकर की ओथ इनकी नहीं होती है भाई, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत याद रखनी है, ठीक है आपको। एंड देयर ओथ एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर हिज रोल एंड स्पीकर ऑफ द एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो वही जो एमपी की ओथ होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ सब्सक्राइब करते हैं, वही उनके स्पीकर की लोग ओथ में काम आ जाता है, ठीक है। सेपरेट स्पीकर के लिए कोई या डिप्टी स्पीकर के लिए कोई ओथ नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। अब ये रिमूवल ऑफ द लोकसभा के, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव बाय द रिजोल्यूशन पास बाय द लोकसभा बाय एनी इफेक्टिव मेजोरिटी। मतलब रिमूव कैसे करोगे आप लोकसभा के स्पीकर को, तो भाई बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोकसभा के स्पीकर को कैसे रिमूव करोगे, तो आपने जैसे मैंने ऊपर बताया कि भाई आप रिजोल्यूशन लेकर के होगा, रिजोल्यूशन कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी से लोकसभा में पास होना चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी याद रख लीजिएगा, ये पूछ सकते हैं कि द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजोरिटी क्या है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग द वेकेंट सीट, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या होता है, हाउस में जितने भी मेंबर हैं, हाउस में जितने भी मेंबर हैं एक्सक्लूडिंग द वेकेंट सीट, जितने मेंबर हैं उन वो पूरे मेंबर वोट करें, उनकी मेजोरिटी। मान लीजिए पूरे मेंबर हैं 500, सॉरी, ठीक है। अब हाउस में 500 मेंबर हैं, 500 में से इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब 500 में जो मेजोरिटी का केस है वो 251, इतनों ने अगर वोट कर दिया, इतनों ने अगर वोट कर दिया, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इन्होंने वोट कर दिया, लेकिन इसमें एक्सक्लूड होता है वेकेंट सीट, जो सीट वेकेंट है वो नहीं जोड़ी जाएंगी, ठीक है, उनको नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, अगर इनमें से इतने लोगों ने फेवर में कर दिया, ये हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, फेवर में कर दिया, तो वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाएगा, तो रेजोल्यूशन इस हाउस में पास हो जाएगा लोकसभा में। जब लोकसभा में पास हो जाएगा मोशन रिमूवल का लोकसभा का, और कैन बी मूव। अब एक चीज याद रखिएगा, जब ये रेजोल्यूशन मोशन लाया जाएगा उससे पहले उनको 14 दिन पहले क्या किया जाएगा, एडवांस नोटिस स्पीकर को दी जाएगी, रेजोल्यूशन मूव करने से पहले 14 दिन की एडवांस नोटिस। ये प्रेसिडेंट को भी दी जाती है, ये सभी को दी जाती है 14 दिन की एडवांस नोटिस, ये 14 दिन की डेट याद रखिएगा बस। एंड देयर मोशन ऑफ रिमूवल कैन बी कंसाइडर एंड डिस्कस ओनली व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय द एटलीस्ट 50 मेंबर, ये नंबर भी याद रखिएगा। मतलब इनके जो मोशन है वो पास होना तो छोड़िए, आप इस मोशन को डिस्कस और कंसाइडर तभी किया जाएगा, सबसे पहले तो इसमें 50 मेंबर्स की सपोर्ट होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कोई अपोजिशन पार्टी लेकर के आएगी, तो वो अपोजिशन पार्टी के पास जो कोलिशन में सारी पार्टियां होंगी अपोजिशन की, तो वो इतना तो वोट उनके पास हो जाएगा, तो 50 मेंबर्स का उसको सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। जब सपोर्ट मिल जाएगा उसके बाद रेजोल्यूशन को पास कराया जाएगा, ये प्रोसेस रहता है। लेकिन जब आप रेजोल्यूशन लेकर के आ रहे हो उसी समय आपको 40 डे का एडवांस नोटिस भी आपको देना है, ठीक है। और ये रेजोल्यूशन पास केवल याद रखिए लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा में यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि इनका राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिमूव इनको लोकसभा से ही किया जाएगा, और लोकसभा में ही इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना है इनको, ठीक है, याद रखेगा। सैलरी अलाउंसेस इनका देख लीजिए बहुत जल्दी जल्दी, क्या है सैलरी अलाउंसेस, तो आपको याद रखना इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस रेगुलर होती हैं और फिक्स की जाती हैं, किससे, पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट नहीं करता, याद रखिएगा। और जो भी इनकी सैलरी होती है वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, किससे चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, एंड हेंस नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को देखेंगे कि क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, सब्जेक्ट टू चार्ज और वोट पार्लियामेंट, मतलब कहने का सेंस यहाँ पे यही है, मैं यही बता देता हूँ कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, मतलब जो इनकी सैलरी होगी स्पीकर ऑफ द लोकसभा की, मतलब वो चार्ज होगी किससे, दैट विल बी चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब इनकी जो सैलरीज होगी वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाएगी। और जो जिन लोगों की भी सैलरी, जिन जो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है एक्सपेंडिचर होने के लिए, वो पैसा पार्लियामेंट के मेंबर उसको वोट करके कम नहीं कर सकते हैं, और ना उसमें कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वो पैसा वैसे के वैसा उस बंदे को मिलता है, और ये ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इंडिपेंडेंस रहे, ठीक है। मान लो कोई पर्सन कुछ कर रहा है और कुछ एमपीओ ने गुट बनाई और एक मोशन घुमा दिया कि भाई वोट किया कि भाई इनकी इनकी सैलरी कम कर दो, इससे क्या होता है, एक इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, एक पर्टिकुलर इतनी बड़ी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इतनी बड़ी पोस्ट है, अगर इसकी इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस अगर हम
प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इनकी इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होगी। कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है एमपी उनकी सैलरी अलाउंसेस को चेंज कर सकता है, इसलिए इनकी सैलरी अलाउंसेस चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट के एनुअल वोट के सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, एंड द वर्क एंड द कंडक्ट ऑफ द स्पीकर कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड द क्रिटिसाइज्ड इन द लोकसभा एक्सेप्ट ऑन द सबवेंशन मूवमेंट। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। क्या है पॉइंट ये है कि जो भी वर्क होगा या इनके स्पीकर के कंडक्ट होंगे, इन्हें डिस्कस नहीं किया जा सकता है हाउस में। ठीक है, नॉट डिस्कस एंड क्रिटिसाइज इन द लोकसभा, नहीं किया जाता एक्सेप्ट सबवेंशन मोशन हमें लाना पड़ेगा। कौन सा मोशन लाना पड़ेगा? सबवेंशन मोशन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मोशन के थ्रू हम स्पीकर के जो कंडक्ट है उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किस मोशन के थ्रू कर सकते हैं? तो वी कैन डिस्कस एंड क्रिटिसाइज दी स्पीकर के कंडक्ट एंड वर्क को सबवेंशन मोशन, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। एंड द पावर ऑफ द स्पीकर टू रेगुलेट द कंडक्ट एंड द इमेजिन अराउंड द हाउस एंड सब्जेक्ट टू द जुडिशियल जुडिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब जो भी ये काम करते हैं, प्रोसीडिंग करते हैं, ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल जुरिडिक्शन कोर्ट का इसमें नहीं होता है, मतलब कोर्ट इसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकती है। नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ द एनी कोर्ट, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखना है कि द स्पीकर कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट टेंस, ओनली एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ द टाई। मैंने बताया ना आपको, जब टाई हो जाता है, इक्वल वोट हो जाते हैं, उस केस में करता है। फर्स्ट इंस्टेंस में ये वोट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कब कर सकते हैं ये? जब ये इनके अगेंस्ट में क्या होता है, मोशन का मतलब रिमूवल रिजोल्यूशन होता है वो कंसाइडर होता है। रिमूवल रेजोल्यूशन क्या होता है? कंसाइडर होता है। तब ये फर्स्ट टेंस में ही वोट करेंगे, कास्टिंग वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, और इन इंडिया में स्पीकर डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप द हिज इलेक्शन, लेकिन ये यूके में होता है। यूके में कोई लॉ नहीं है, जस्ट एक कन्वेंशन है कि कोई भी पर्सन, अगर किसी भी पार्टी का पर्सन एमपी अगर स्पीकर इलेक्ट हुआ है तो वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देगा। व्हाई? बिकॉज पार्टी का उस पर इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि स्पीकर एक बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, बहुत बड़ी पोस्ट है, पूरे हाउस को मैनेज करती है, रेगुलेट करती है। और अगर किसी पार्टी का मेंबर ही अगर उसको रेगुलेट करेगा तो वो पार्टी की पूरी पावर, मतलब समझो वो पूरा हाउस पार्टी रन कर रही है। तो यूके में क्या होता है, कन्वेंशन चलता है कि भाई कोई भी मेंबर का अगर एमपी, किसी भी पार्टी का एमपी अगर स्पीकर बनता है तो वो तुरंत रिजाइन कर देगा, वो रिजाइन कर देगा पार्टी से, ताकि इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे पोस्ट की। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जी जो थी, वो इंडिया की स्पीकर थी जिन्होंने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, तो दैट्स द काइंड ऑफ जो उन्होंने कह सकते हैं कि बहुत बहुत बड़ा करेज था उनका। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, उन्होंने रिजाइन किया था। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। अब कुछ कुछ पोस्ट्स हैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको देखिएगा। पॉइंट क्या है कि 1921 में जो फेडरिक वाइट थे एंड सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा वर अपॉइंटेड, हल्का वाला ही लेता हूँ, ज्यादा बेटर है, लाल चलेगा। सिन्हा वर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये तब की बात है जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था। फर्स्ट स्पीकर, पहली बार स्पीकर बने थे। एंड देन कॉल्ड द प्रेसिडेंट, उस समय क्या बोला जाता था उन्हें? प्रेसिडेंट बोला जाता था। मतलब उस समय स्पीकर की पोस्ट क्या बोला जाता था? प्रेसिडेंट। एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर, देन कॉल्ड द डेप्यूटी प्रेसिडेंट, रिस्पेक्टिवली द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। फिर उसके बाद 1900, ये देखिए याद रखिएगा, स्पीकर जो थे वो ये फेडरिक वाइट थे, और सच्चिदानंद सिन्हा उस समय DY स्पीकर बने थे। किसी इंडियन को स्पीकर तो बना नहीं देंगे, लेकिन 1925 में क्या हुआ, इंडियन को बनाया। विठल भाई जे पटेल बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। एंड GV मावलकर जो थे और अनंत स्वामी अयंगर थे, दे हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ द फर्स्ट स्पीकर एंड द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द रिस्पेक्टिवली द लोकसभा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये शुरुआत के 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अब डिप्टी स्पीकर के बारे में देखेंगे तो जितनी बातें आपने स्पीकर के बारे में पढ़ी है ना, वो सारी चीजें डिप्टी स्पीकर में जाएगी।
वही है, इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर में डिप्टी स्पीकर अज्यूम करेंगे ऑफिस को, प्रिसाइड करेंगे। इलेक्शन क्या है, तो वही इलेक्शन है, बस खाली एक चीज याद रखिएगा, डिप्टी स्पीकर का ये भी इलेक्टेड ही होते हैं और अपने मेंबर्स के बीच से ही इलेक्ट होकर के आते हैं। एक बात याद रखिएगा, इनकी जो इलेक्शन होता है ओनली ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज टेकन, मतलब डिप्टी स्पीकर की जो इस इलेक्शन होता है ओनली आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज बीन टेकन, जब इलेक्शन स्पीकर का हो जाता है तभी इनका इलेक्शन होता है। अब एक बात याद रखिए, इनके स्पीकर की जो डेट है, डीवाई स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट है, वो कौन फिक्स करता है, वो फिक्स करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमने क्या पढ़ा है कि स्पीकर की जो डेट है, स्पीकर के जो इलेक्शन की डेट है, स्पीकर्स इलेक्शन डेट कौन फिक्स करता है, हु फिक्स द डेट ऑफ स्पीकर्स इलेक्शन, ठीक है। डीवाई स्पीकर की तो डेट जो है स्पीकर फिक्स कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर की इलेक्शन की डेट कौन फिक्स कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। अब हम बात करेंगे पैनल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो हमने बहुत चीजें तो जान ही ली है कि एज पर द लोकसभा के रूल्स में, ठीक है, स्पीकर नॉमिनेट करता है। याद रखिएगा, जो पैनल ऑफ लोकसभा के जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन लोकसभा के हैं, इनके जो मेंबर हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, लाइक स्पीकर एंड डीवाई स्पीकर इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं एंड नॉट मोर देन 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए अमंग द मेंबर इटसेल्फ। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से ही स्पीकर क्या करता है, नॉमिनेट करता है। और ये अलग अलग समय पे जब स्पीकर या डीवाई स्पीकर नहीं होते तो यही क्या करते हैं, हेड करते, प्रिसाइड करते हैं। एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द लोकसभा कैन प्रिसाइड, किस कोई भी मेंबर प्रिसाइड कर सकता है ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर और डीवाई स्पीकर। इट इज टू बी नोटेड दैट द इफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डीवाई स्पीकर इज अ वैकेंट, नोट करिए वही बात जो मैंने बताया था, जो मैंने ऊपर बोल दी है वो चीज यहीं पे लिखी हुई है। इट इज नोटेड दैट द इफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डीवाई स्पीकर इज वैकेंट, ठीक है, लोकसभा में, a member of the panel of the chairperson cannot preside over the house। वैकेंट के केस में नहीं कर सकते हैं भैया मेरे, किस केस में नहीं कर सकते हैं, वैकेंट के केस में, वैकेंट के केस में, सॉरी वैकेंट के केस में, किस केस में कर सकते हैं, they can only preside in case of absence, किस केस में, absence के केस में, वैकेंट के केस में नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ड्यूरिंग द सच टाइम, मतलब इस टाइम पे क्या होगा जब ऑफिस वैकेंट है दोनों का, स्पीकर एंड डीवाई स्पीकर, तो इन दोनों दसों में से कोई भी प्रिसाइड नहीं करेगा। इस टाइम में क्या करेंगे, इस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे, क्या अपॉइंट करेंगे, मेंबर ऑफ द लोकसभा, जो पूरे मेंबर लोकसभा के 500 हैं उनमें से किसी को बोलेंगे कि परफॉर्म करो ड्यूटी ऑफ स्पीकर टेम्परेरली, ठीक है, इन 10 में से कोई नहीं करेगा। व्हेन द मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन इज आल्सो नॉट प्रेजेंट, ठीक है, एनी अदर पर्सन इज डिटरमाइंड बाय द हाउस एक्ट एज अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मतलब वही क्या है कि अगर मान लीजिए स्पीकर भी नहीं है, डीवाई स्पीकर भी नहीं है, और पैनल कोई भी पैनल का जो मेंबर है 10 के 10 चेयरपर्सन वो भी नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या होगा, तो भाई इस केस में क्या होगा कि हाउस खुद डिसाइड कर देगा, डिटरमाइन करेगा कि कौन प्रिसाइड करेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर दोनों का ऑफिस वैकेंट है तो उस केस में क्या करना है, उस केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, नॉमिनेट करेंगे अमंग दी मेंबर्स, उसको अपॉइंट करेंगे टेम्परेली एज अ स्पीकर, ठीक है। अब प्रोटेम स्पीकर की बात आएगी, उसके बाद चेयरमैन राज्यसभा के हम देखेंगे और यहाँ का इनका भी पैनल देखेंगे और उसके साथ ही हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हम इसको क्विकली देखते हैं कि ऑलमोस्ट इतना उसका है, ठीक है। लेट्स बिगिन, लेट्स कंटिन्यू। प्रोटेम स्पीकर, देखो प्रोटेम स्पीकर का जो आइडिया है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। प्रोटेम स्पीकर का क्या आइडिया है कि आपने अभी देखा कि जो लोकसभा है वो लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है तब भी क्या होता है, स्पीकर रिजाइन नहीं कर रहा है, मतलब यार स्पीकर का टेन्यूर खत्म नहीं हो रहा है, जो टेन्यूर है वो खत्म नहीं हो रहा है, स्पीकर तो कंटिन्यू रख रहा है, ठीक है। और कब तक कंटिन्यू रख रहा है, टिल दी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ठीक। हमने देखा और कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला गया है कि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर ऑफ द लोकसभा वैकेंट इज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर, ये बात याद रखिएगा, बिफोर है, आफ्टर नहीं है, बिफोर, पहले, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। देयरफॉर
जब फर्स्ट मीटिंग जो लोकसभा की उससे पहले ये रिटायर हो जाएंगे। अब आप याद रखिए जो जब कोई लोकसभा का कोई है नहीं और जितने भी एमपी हैं उन्हें क्या करनी है, उन्हें करनी है ओथ, ठीक, ओथ का काम भी करना है, ओथ दिलानी है। तो ओथ कौन दिलाएगा? ओथ तो जो दिलाते हैं वो एमपी ही दिलाएंगे, सॉरी स्पीकर ही दिलाएंगे। तो उस इस ओथ के लिए और सारी जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होती है उसके कार्य, उसके उसकी प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करने के लिए किसी न किसी पर्सन को तो मतलब प्रोटेम स्पीकर तो बनाया जाएगा ना। तो देयर फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर प्रोटेम, ठीक है, स्पीकर प्रोटेम। जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आती है उनमें से किसी एक मेंबर को क्या करते हैं, और जनरली इसे ओल्डर पर्सन को ही बेटा अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जनरली देखिए लिखा भी है, अपॉइंट यूजुअली प्रेसिडेंट अपॉइंट द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एज द स्पीकर प्रोटेम। अब ये स्पीकर प्रोटेम के दो काम होते हैं। पहला ये कि जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आई है उनके उसकी प्रोसीडिंग्स को मैनेज करना, प्रिसाइड करना, ठीक है, प्रिसाइड करना, ठीक। दूसरा काम क्या होता है, सेकंड वर्क ये होता है कि भाई सेकंड वर्क जो है वो वर्क ये है कि एक तो प्रिसाइड करना, दूसरा ये कि ओथ दिलाना, ओथ दिलाना, ठीक। ये चीजें होते हैं। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट पहले एडमिनिस्टर करता है वो ओथ टू स्पीकर प्रोटेम। प्रेसिडेंट पहले इस प्रोटेम स्पीकर को ओथ कराएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये स्पीकर को कोई वोट नहीं कराता है, स्पीकर की कोई सेपरेट वोट नहीं है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर की सेपरेट ओथ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। स्पीकर प्रोटेम की सेपरेट ओथ है, लेकिन स्पीकर जब अपॉइंट होता है उसकी इलेक्ट होता है, सॉरी, उसकी कोई सेपरेट ओथ नहीं है। ये पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। तो ये चीज रखेगा, प्रेसिडेंट ही सीनियर मोस्ट मेंबर को यूजुअली, कोई ऐसा लॉ नहीं है, यूजुअली ऐसा होता है, अपॉइंट करते हैं क्या, स्पीकर प्रोटेम। जो नई इलेक्टेड लोकसभा आती है उसी की में से सीनियर मोस्ट मेंबर को स्पीकर प्रोटेम अपॉइंट कर देते हैं और उसे क्या करते हैं, उसे ओथ भी दिला देते हैं। अब ये मेंबर क्या करेगा, ये दो काम करेगा, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा में को प्रिसाइड करेगा और ओथ दिलाएगा, ठीक है। पावर एंड फंक्शन ये देखो प्रोटेम स्पीकर के क्या क्या है, पावर्स एंड फंक्शन। स्पीकर प्रोटेम हैज द ऑल द पावर, स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं उसके पास सभी पावर रहेंगे। ये क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, पहला काम ये है। दूसरा काम क्या है, मेन ड्यूटी क्या है, एडमिनिस्टर द ओथ टू द न्यूली मेंबर ऑफ द लोकसभा, दूसरा काम ये। तीसरा काम क्या है, ऑल्सो इनेबल द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये हाउस को ये भी क्या करने में मदद करेगा कि कैसे न्यू लोकसभा के नए स्पीकर को इलेक्ट किया जाए। हाउस को ये मदद करेगा नए लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करने में। हाउस को क्या करेगा, मदद करेगा स्पीकर को इलेक्ट करने में। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो ये क्या करेंगे, ये न्यूली इलेक्टेड लोकसभा को, ये उनके लिए स्पीकर को क्या करेंगे, स्पीकर को इलेक्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब नोट ये देना है कि जो स्पीकर होंगे इज द इलेक्टेड बाय द हाउस, ठीक है। व्हेन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द हाउस, द ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रोटेम, जैसे ही स्पीकर जो हाउस के हैं वो अगर इलेक्ट हो गए, वो इलेक्ट हो गए, जस्ट अ मिनट, जो स्पीकर हाउस के हैं अगर वो इलेक्ट हो गए एक बार, न्यू स्पीकर इलेक्टेड बाय द हाउस, हाउस अगर इलेक्ट कर लेगा और यही वोटिंग कराएंगे, इनेबल यही कराएंगे हाउस को कि वो अपने स्पीकर करे। तो तीन काम इनके हैं, स्पीकर को इलेक्ट करने में मदद करते हैं, प्रिसाइड करते हैं और ओथ दिलाते हैं नए मेंबर को। और नंबर मेंबर को हो जाता है जब सारे मेंबर्स को ओथ दिला देते हैं जो नए नए मेंबर आते हैं, फिर यही मेंबर क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, अपने स्पीकर को वोटिंग करके चुन लेते हैं। जब स्पीकर आ जाता है तो ये ऑफिस जो होता है प्रोटेम स्पीकर का वो खत्म हो जाता है, सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। एंड हेंस द ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रोटेम इज टेम्परेरी ऑफिस है एंड विच
एग्जिस्ट फॉर द फ्यू डेज के लिए। अब प्रिसाइडिंग ऑफिस ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या हैं? तो भाई हमको पता है राज्यसभा को, जो अब राज्यसभा का शुरू हो रहा है तो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्राइमरीली इंक्लूड क्या होता है? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, जो चीज वहां पर स्पीकर थी वो यहाँ पे चेयरमैन है। ठीक है, जो चीज वहां पर डेप्यूटी स्पीकर थी वो चीज यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन है। ठीक है, लोकसभा की जगह राज्यसभा हो गया, सारी चीजें वही चलेंगी आपकी। एडिशनली राज्यसभा के जो पैनल होता है, अगर ये दोनों के साथ साथ और कौन होता है? पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, और एनी मेंबर वही है कि ये रोल क्या करेंगे? प्रिसाइड करेंगे। क्या? एब्सेंस ऑफ बोथ, अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं होंगे तो यही प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, अगेन वही चीज आएगी यहाँ पर कि एब्सेंस के केस में करेंगे। ये दोनों ऑफिस अगर वैकेंट होंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर वही केस आएगा जो यहाँ वहां पे आया, क्या कि प्रेसिडेंट जिस पर्सन को अपॉइंट करेगा कि वही पर्सन क्या करेगा? अमंग दी राज्यसभा के मेंबर्स में से प्रेसिडेंट जिन्हें भी अपॉइंट करेगा वो पर्सन क्या करेगा? प्रिसाइड करेंगे। वो प्रेसिडेंट प्रिसाइड करेंगे सेंस में। ठीक है, वैकेंट में। ठीक है, और अगर ये तीनों ही नहीं है, मतलब पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन में से भी 10 में से 10 जो मेंबर्स हैं इसके, इसमें भी 10 मेंबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं है, और डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन भी नहीं है, मतलब ये तीनों टाइप के ऑफिसर्स नहीं है, तब क्या होगा? तब अगेन जो हमने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था हमने? कि कोई भी मेंबर हाउस डिसाइड करेगा कि कौन मेंबर हमें डिसाइड करेगा हाउस को। ठीक है, तो ये चीज देखो। आप चेयरमैन जो देखा था, तो चेयरमैन कौन होता है? हमें कमेंट बॉक्स में क्या ही बताओगे, मैं बता दे रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो होता है वो क्या होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है एंड अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और जनरली ये कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व करते हैं कैसा? एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देयर इज अ नो सेपरेट इलेक्शन फॉर द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये पॉइंट याद रखिएगा। इलेक्शन जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है वही समझ लीजिए उसी समय चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का भी इलेक्शन हो गया है, वो याद रखिएगा। एंड इट इज नोटिस दैट द अनलाइक द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हु इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का मेंबर होता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो चेयरमैन राज्यसभा का होता है दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट, वो हाउस का मेंबर नहीं होता, मतलब राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। बट याद रखिएगा उनकी जो हमने पढ़ा था, जो उनके इलेक्शन की जो क्वालिफिकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें ये सेपरेटली कहा गया कि इन्हें ऑल क्वालिफिकेशन, मतलब जो एज इनकी रखी गई थी वो एज जो राज्यसभा के मेंबर्स की जो एज थी वही रखी गई थी 35। और जो इनकी सॉरी ये जो आपकी एज रखी गई थी 30 30। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, एक कंफ्यूजन। नॉट लेस देन 30, सही है। 30 30 होगा। ठीक है, 30 होगा। और ये 30 जो भी 30 है, मतलब 30 ईयर होना चाहिए, तो राज्यसभा की तो इनकी भी 30 ही मानी गई है। ठीक है, तो 30 एज होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में ये भी बोला है कि भाई ऑल द क्वालिफिकेशन राज्यसभा की इनके पास होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन तो सारी ही मांग ली है पोस्ट के लिए कि इनके पास राज्यसभा की होनी चाहिए। बस वही ये मेंबर ये राज्यसभा के नहीं होते। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा विल अज्यूमिंग हिज ऑफिस डज नॉट मेक एनी सब्सक्रिप्शन ऑफ वोट सेपरेट ओथ, कोई नहीं लेते हैं। अगेन वही वाली बात है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में थी कि कोई सेपरेट ये राज्यसभा के चेयरमैन वाली कोई ओथ नहीं लेंगे। जो ओथ ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में लेते हैं वही ओथ इनकी काम करती है, जैसे स्पीकर के समय में उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ काम करती थी। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव किया जाता है ऑफिस को ओनली इफ ही इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ द हाउस कैन बी रिमूव जब इनको ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से रिमूव किया जाएगा। और मतलब वही है, इनके तभी रिमूव होंगे जब इनको ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से रिमूव किया जाएगा। और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन रिजाइन, जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के हैं इन्हें रिजाइन कर सकते हैं ऑफिस एट एनी टाइम। किसे देंगे रेजिग्नेशन? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रिजाइनिंग एज द वाइस प्रेसिडेंट। जब ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट रिजाइन करेंगे तो ये अपने इस ऑफिस से भी रिजाइन हो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन किसको? प्रेसिडेंट को। याद रखिएगा, डी वाई स्पीकर को, डी वाई चेयरमैन को नहीं। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट को। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि स्पीकर जब रिजाइन करेगा तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा?
लेटर किसको देगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। द सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो भी सीरियसली देख रहे हैं, ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एट फिक्स बाय द पार्लियामेंट, हमने देखा था यही चीज जो स्पीकर का भी था कि उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस दी वो फिक्स होती है पार्लियामेंट के थ्रू। मुझे ये बताइए कि इनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो किस शेड्यूल में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, हमने शेड्यूल के वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। एंड दे आर द चार्ज ऑन इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्ज होते हैं, वही मैंने बताया, और नॉट सब्जेक्ट टू एनी वोट ऑफ द पार्लियामेंट। डी वाइस चेयरमैन की क्या बात है, तो डी वाइस चेयरमैन अगेन वही है, चेयरमैन सर्व एज द सेकंड कमांड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अपर हाउस का, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड बाय द राज्यसभा इटसेल्फ अमंग इट्स मेंबर, अपने मेंबर के बीच से इनका इलेक्शन होता है, और कैंडिडेट हैज टू सिक्योर द सिंपल मेजोरिटी, जो भी कैंडिडेट ये इन बनना चाहता है तो उसे सिंपल मेजोरिटी पानी होगी ऑफ द मेंबर ऑन प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द ऑर्डर टू गेट इट्स इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। मतलब वही है कि इलेक्शन के थ्रू ही इनका होता है और सिंपल मेजोरिटी उसे पानी होती है हाउस में, ठीक है। और राज्यसभा में होगा, लोकसभा से कोई मतलब नहीं है इलेक्शन में, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस इज प्रिसाइड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब इनके इलेक्शन का जो भी प्रोसेस होता है वो प्रिसाइड कौन करता है, तो वो चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट ही प्रिसाइड करेंगे। इलेक्शन ऑफ द प्रोसेस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा होगी, while assuming his and her office does not make and subscribe एनी सेपरेट ओथ एंड अफर्मेशन, वही है डिप्टी चेयरमैन भी वही, जब ऑफिस अज्यूम करेंगे तो कोई सेपरेट ओथ एंड अफर्मेशन ऑफिस के लिए नहीं लेंगे, एंड ओथ एज अ मेंबर ऑफ द सफाइस फॉर हिज ओथ एंड डिप्टी चेयरमैन, मतलब जो भी ओथ होगा वो मेंबर एमपी के रूप में लेंगे, वही उनकी इसमें भी मान ली जाएगी, ठीक है। अब डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो है वो इंटाइटल है फॉर रेगुलर सैलरी एंड अलाउंसेस फिक्स बाय द पार्लियामेंट, इनकी सैलरी भी कौन फिक्स करेगा, पार्लियामेंट फिक्स करेगी, और इनकी सैलरी अलाउंसेस भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होगी, और दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब पैनल ऑफ चेयरमैन, इसमें भी कुछ वही नहीं है, सेम वही है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।